नमस्कार विद्यार्थियों। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 का जो हिंदी का पेपर हुआ था 21 मार्च को, उसी की ऑफिशियल आंसर की इस वीडियो में प्रस्तुत है। तो देखते हैं। तो यहाँ पे कुछ निर्देश दिए गए हैं, उसके बाद में यहाँ से प्रश्न स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ पे एक गद्यांश दिया गया है, ठीक है, अपठित गद्यांश है। इसको पढ़ करके पूछे गए प्रश्नों के आपको नीचे जवाब देने हैं। तो यहाँ पे जो पहला प्रश्न है, यहाँ पे पूछा गया है कि गद्यांश का शीर्षक कौन सा है। तो यहाँ पे शीर्षक कौन सा होगा? भय होगा, ठीक है। पहला यानी कि ए विकल्प यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद अगला प्रश्न था कि एक देश को दूसरे देश से भय के कारण हो गए हैं। कौन से कारण हो गए हैं भय के? तो वो हो गए हैं, स्थायी हो गए हैं, ठीक है। इसके बाद में अगला प्रश्न था, सबल और निर्बल देशों के बीच अनवरत चल रही है। क्या चल रही है? शोषण की प्रक्रिया चल रही है। इसके बाद में अगला चौथा प्रश्न था, छात्रवृत्ति किस वृत्ति से भिन्न है? सॉरी, छात्रवृत्ति, ठीक है, छात्रवृत्ति नहीं है, छात्रवृत्ति है। किस वृत्ति से भिन्न है? तो यह है वर्णक वृत्ति से, ठीक है। अगला प्रश्न है, उच्च और पवित्र आदर्श के लिए किसकी प्रतिष्ठा आवश्यक है? तो देखिए, उच्च और पवित्र आदर्श के लिए छात्र संघ की प्रतिष्ठा आवश्यक है। इसके बाद में देखिए, ये कुछ अपठित काव्यांश है, इसको पढ़ करके नीचे जो प्रश्न पूछे गए हैं उसके आपको आंसर देने थे। देखिए, जो ये गद्यांश दिया गया था उसका शीर्षक यहाँ पे पूछा है कि उसका उचित शीर्षक कौन सा होगा। तो यहाँ पे शीर्षक होगा बचपन, ठीक है। इसके बाद में है, कवयित्री के अनुसार चिंता के चक्कर में जीवन कैसा बन गया था? तो जीवन कैसा बन गया था? भार बन गया था। इसके बाद में अगला 8वां प्रश्न है, निर्मल शब्द का अर्थ क्या है? तो निर्मल का मतलब क्या होता है? पवित्र होता है। तो यहाँ पे ए विकल्प बिल्कुल राइट आंसर है। उपयुक्त काव्यांश में संताप मिटाने वाला है। संताप मिटाने वाला क्या है? बचपन है। बचपन को संताप मिटाने वाला बताया गया है। इसके बाद 10वां है प्रश्न, नंदन वंशी क्या फूल उठी? तो नंदन वंशी क्या फूल उठी? कुटिया फूल उठी, ठीक है। द विकल्प यहाँ पे राइट आंसर है। इसके बाद देखिए, मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के लेखक ने किस विभीषिका का वर्णन यहाँ पर किया है? तो ये किया है हिरोशिमा के परमाणु विस्फोट का वर्णन यहाँ पे किया है मैं क्यों लिखता हूँ पाठ में, ठीक है। इसके बाद देखिए, जब बाबूजी रामायण का पाठ करते तब हम उनके बगल में बैठे बैठे आईने में अपना मुख निहारा करते थे। उपर्युक्त पंक्ति किस पाठ से ली गई है? ठीक है, तो यहाँ पे पाठ का नाम बताना है आपको। तो पाठ का नाम था माता का आंचल। तो ब विकल्प यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पे कुछ रिक्त स्थान आपको पूछे गए थे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, प्रश्न नंबर 2 का पहला प्रश्न यहाँ पे है कि प्रायः गुण, दोष, अवस्था, व्यापार, अमूर्त भाव तथा क्रिया किस संज्ञा के अंतर्गत आते हैं? तो यहाँ पे आपका राइट जवाब होना चाहिए था भाववाचक संज्ञा, ठीक है। इसके बाद देखिए, ऐसे सर्वनाम जिसका प्रयोग वक्ता या लेखक स्वयं अपने लिए करते हैं, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। अगला प्रश्न था आपके, जिस वाक्य में क्रिया का प्रभाव या फल केवल कर्ता पर ही पड़ता है, क्रिया का प्रभाव या फल केवल कर्ता पर ही पड़ता है, उसे क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया करते हैं। और जहाँ कर्म पर पड़ता है वहाँ सकर्मक क्रिया होती है, ठीक है। इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न था आपके, परिमाणवाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो होते हैं 2, उसके 2 उपभेद माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा में मुख्यतः 3 प्रकार के उपसर्ग प्रचलित हैं, हालांकि कई जगह इसका 4 भी माना गया है। और चौथा कौन सा माना गया है? अवयव को, ठीक है। अवयव को भी एक उपसर्ग का रूप माना गया है कुछ किताबों में, ठीक है। लेकिन जो ऑथेंटिक बुक होती है उसमें केवल 3 ही दिया गया है, तो आपको 3 ही मानना है, ठीक है। हिंदी भाषा में मुख्यतः 3 ही प्रकार के उपसर्ग होते हैं। और कौन कौन से? एक तो संस्कृत के,
ठीक है, जिसको हम तत्सम कहते हैं, तत्सम शब्द कहते हैं हिंदी भाषा के, जिन्हें तद्भव कहा जाता है, और एक उर्दू भाषा की जिसे हम विदेशी कहते हैं। तो ये तीन ही जो है उपसर्ग यहाँ पे प्रचलित है। ठीक है, इसके बाद देखिए वे प्रत्यय जो धातु अथवा क्रिया के अंत में लगकर नए शब्दों की रचना करते हैं। यहाँ पे एक बात ध्यान देने योग्य है, यहाँ पे पूछा क्या गया है, प्रत्यय पूछा गया है। ठीक है, वे प्रत्यय जो धातु अथवा क्रिया के अंत में, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए धातु अथवा क्रिया के अंत में जो लगते हैं ना, उनको कृदंत या कृत कहा जाता है, और जो शब्दों के अंत में लगते हैं उनको तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। इसके बाद देखिए अगला अपना प्रश्न है, निम्नलिखित जो अतिलिखित प्रश्न है उसके उत्तर आपको देने थे। तो यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न है तीसरे का, यण संधि को उदाहरण से समझाइए। तो ये परिभाषा मैंने शॉर्ट में यहाँ पे लिखी है, तो देखिए लिए आप देखिए इसको एक बार। अगर प्रथम शब्द के अंत में ई उ री या दीर्घ री या लृ होता है, और उसके बाद में क्या होता है, असमान स्वर होता है, यानी कि ये स्वर नहीं होते हैं, असमान स्वर होते हैं बाद में, तो क्या होता है, ये जो ई है ये अर्ध य यानी कि शुद्ध व्यंजन य में परिवर्तित हो जाती है, और जो उ है वो व में, हलंत व में, और री या दीर्घ री ये र हलंत र में परिवर्तित हो जाता है। और अगर लरी यानी कि ये लरी जो है ये स्वर है संस्कृत में, हिंदी में स्वर नहीं माना जाता है, संस्कृत में लरी स्वर है। अगर प्रथम शब्द के अंत में लरी हो और उसके बाद में कोई भी असमान स्वर हो, तो ये जो लरी है वो आद्य ल यानी कि हलंत ल में परिवर्तित हो जाती है। अब पूछा इसका उदाहरण, तो उदाहरण यहाँ पे देखिए, ये उदाहरण मैंने यहाँ पे लिख रखा है, इति धन आदि। इसको मैं यहाँ पे समझाने का प्रयास करूँगा। देखिए इति धन आदि, ठीक है, तो ये कैसे बना, तो यहाँ पे जो ये ई है इसको बाहर निकाला, ठीक है, इधर से ये जो आ है इसको बाहर हम निकाल लेंगे। और अभी हमने नियम पढ़ा कि ई हो उसके बाद में असमान स्वर हो, तो ई किस में परिवर्तित होता है, अर्ध य में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, इसको हमने अर्ध य में परिवर्तित कर दिया है, यानी कि शुद्ध व्यंजन य में परिवर्तित इसको कर दिया है। इसके बाद में जो ये स्वर आता है इसकी यहाँ पे मात्रा लग जाती है, तो फिर ये क्या होता है, ये जो है पूरा बन जाता है, यानी कि या बन जाता है, यानी कि आ की जो मात्रा इसमें लगाएंगे ना, तो ये हलंत है ना, ये पूरा बन जाएगा, यानी कि आ या बन जाएगा। इस प्रकार से ये जो शब्द है वो इत्यादि है ना, इत्यादि इसका रूप है सिद्ध होता है, क्या बनता है, इत्यादि ये इसका रूप यहाँ पे सिद्ध बनता है। ठीक है, अब इसके बाद में देखिए अगला है, द्विगु एवं द्वंद्व समास में अंतर बताइए। तो देखिए यहाँ पे पूछा है द्विगु समास। तो द्विगु समास में क्या होता है, पहले पद की प्रधानता होती है, और जो पहला पद होता है वो संख्यावाची होता है। ठीक है, जैसे चौराहा हो गया है ना, इस प्रकार से। और जो द्वंद्व समास होता है इसमें दोनों ही पद प्रधान होते हैं, और बीच में जो और होता है उस और का लोप कर दिया जाता है, जैसे माता और पिता, तो क्या बन जाएंगे, माता पिता। ठीक है, इस प्रकार से आपको इन दोनों में अंतर समझाना था। इसके बाद में अगला प्रश्न है यहाँ पे, कीचड़ उछालना मुहावरे का अर्थ बताइए। ठीक है, तो उसका मतलब क्या होगा, बदनाम करना, है ना, हम बोलते हैं ना उस पर कीचड़ उछाल दिया, तो यानी कि उसका मतलब क्या हुआ, उसको बदनाम कर दिया, बदनाम करना इसका अर्थ होता है। इसके बाद में अगला देखिए चौथा है तीसरे का, एक साधे सब सधे सब साधे सब जाए, एक लोकोक्ति है जिसका आपको अर्थ बताना था। तो इसका अर्थ क्या होता है, एक कार्य करने पर सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं, यानी कि एक काम करने पर सभी कार्य हो जाते हैं, ये इसका अर्थ था, ये जो कि आपको बताना था अपना एग्जाम में। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे है, बाल गोविंद भगत पाठ के माध्यम से लेखक क्या दर्शाया है, लेखक ने क्या दर्शाया है इस बाल गोविंद भगत पाठ के माध्यम से। तो ये दर्शाया है साधारण जीवन जीने की शिक्षा, है ना, साधारण जीवन किस प्रकार से जीते हैं, किस प्रकार साधारण जीवन जिया जाता है, ये इस पाठ के माध्यम से बताया गया है। अगला देखिए प्रश्न नंबर तीसरे का 6 है, नवाब साहब ने खीरे की सब फांकों को खिड़की से बाहर फेंककर तौलिए से हाथ और होठ पहुंचकर किस भाव को दर्शाया है, नवाब साहब ने, तो ये दर्शाया है नवाबी भाव को, है ना, किसको बताया है, नवाबी भाव को बताया है। ठीक है, आगे देखिए अगला यहाँ पे है प्रश्न नंबर 7, मानवीय करुणा की दिव्य चमक संस्मरण में
ये संस्मरण है वो किससे संबंध रखता है, यानी किसके संबंध में ये कहा गया है। तो ये कहा गया है फादर वुल्फ के संबंध में। ठीक है, अगला है एक कहानी यह भी, पाठ में मन्नू भंडारी पर किस किस का प्रभाव अधिक उभर कर आया है। ठीक है, एक कहानी यह भी, तो इसमें एक तो पिता का और एक शीला अग्रवाल का प्रभाव अधिक उभर कर आया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, गोपियों ने हारिल की लकीर किसे कहा है। तो ये कहा है भगवान श्री कृष्ण को। ठीक है, आगे देखिए, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, मोतिन की ज्योति मिल्यो मल्लिका को मकरंद। मोतिन की ज्योति मिल्यो मल्लिका को मकरंद का भाव स्पष्ट करना है। अगर आपको इसका भाव आता है तो यह भाव आपको अपने यहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, ये प्रश्न आपके लिए ही है। ठीक है, अगला देखिए, खैरियत चाहते हो तो अपना यह कफन लेकर यहाँ से सीधे चले जाओ। उपरयुक्त वाक्य किसने और किससे कहा था। ठीक है, ये जो वाक्य है वो किसने कहा था और किससे कहा था। तो ये कहा था दुलारी ने, किससे कहा था, टुन्नू से कहा था। ठीक है, आगे के जो प्रश्न है वो मैं अगले वीडियो में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, क्योंकि उसके जो आंसर हैं वो थोड़े बड़े हैं तो इस वीडियो में संभव नहीं है। ठीक है, उसके आंसर लिख कर के आपको अगले वीडियो में समझाना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि अगला वीडियो भी आए तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने साथियों के साथ शेयर करें और अपना जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करें। ठीक है, ताकि और भी जो आने वाले एग्जाम है उन सभी की ऑफिशियल आंसर की आप तक पहुंचाई जा सके। तो इसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।